सो आई होप आपने जितने भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे क्वेश्चंस करने के लिए उतने कर लिए होंगे। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा क्या, लैंड कवर एंड लैंड यूज़। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, अगर नहीं किया तो समझ जाओ आप कौन हो। चलो ठीक है, अब आता है हमारा क्या, सब्सक्राइब कर दो इसलिए। लैंड कवर एंड लैंड यूज़ चेंज। कोशिश करूँगा इस वीडियो के बाद मैं सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए बनाऊँ, यानी जो मेरे मेट्स हैं उनके लिए बनाऊँ मैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं लैंड कवर एंड लैंड यूज़ चेंज। सो लैंड कवर रेफर्स टू द ऑब्जर्व वेल फिजिकल कवर, जो मैं लास्ट वीडियो की तरह इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ जिसको कि आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, लैंड कवर रेफर्स टू द ऑब्जर्व बायोफिजिकल कवर्ड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो बायोफिजिकल कवर है हमारे सरफेस पे अर्थ की, उसको बोलते हैं लैंड कवर। वेदर चाहे वो वेजिटेशन हो, वाटर हो, बेयर सॉइल हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। लैंड कवर कैन बी डिटरमाइंड ईदर बाय फील्ड सर्वे और बाय एनालाइजिंग सैटेलाइट और एरियल इमेजेस। अब जो इंटरनेशनल जोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, जो क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। द इंटरनेशनल, उल्टा क्यों हो गया इधर, मैं मार्क तो मैंने इधर क्या था, थी द इंटरनेशनल जियोस्पेस बायोस्फेयर प्रोग्राम। क्या है IGBP? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IGBP? बीपी IGBP की फुल फॉर्म बताओ मेरे को सारे बच्चे जो जो वीडियो देख रहा है, जो बता देगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं दोबारा फोन चला दूंगा, ध्यान रखना। अच्छा, बता दे, वेरी गुड, चलो ठीक है, कमेंट कर दे, मुझे अच्छा लगा। हैज़ कैटेगराइज्ड लैंड ओवर इनटू 17 क्लासेस दैट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वुडलैंड, श्रबलैंड्स, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स एंड डेजर्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ में इंक्लूड होते हैं 17 क्लासेस में। द ग्लोबल The global land area is about 13.2 billion hectare. Of this, 12% यानी 1.6 hectare is under cultivation, 28% यानी 3.7 billion hectare is in the forest, and 35% जो है 44.6 billion hectare comprises grassland, कहीं woodland है, ecosystem मतलब grassland और woodland ecosystem से ये comprises है, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो लैंड यूज़ इज़ डिफरेंट। अब हमने लैंड कवर पढ़ लिया, आ रहे हैं हम लैंड यूज़ की तरफ। लैंड यूज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैंड कवर। लैंड यूज़ रेफर्स टू, इम्पोर्टेंट, प्लीज़ मार्क इट, लैंड यूज़ रेफर्स टू द पर्पज़ द लैंड सर्व्स। कैसे लैंड को सर्व किया जाता है, कैसे क्या पर्पज़ है लैंड जो सर्व कर रहा है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल रिक्रिएशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड रिक्रिएशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और एग्रीकल्चर। To illustrate this with an example, grassland is a term used for a land cover, while agricultural land, a horse ranch or a tennis court refers to the land use. यूज़ किस लिए हो रहा है, तो लैंड यूज़। लैंड किससे कवर है, वो है एग्रीकल्चर फील्ड से, है ना, मतलब कि ग्रास लैंड, वो ग्रास फील्ड मतलब है ना, तो किससे है वो लैंड कवर हो जाएगा, उस पर लैंड कवर है। और यूज़ किसके लिए हो रहा है, वो जाएगा लैंड यूज़। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब हमारा क्या था, लैंड यूज चेंज मीन्स द कन्वर्जन। लैंड मीन्स कन्वर्जन, जो कन्वर्ज, ओ भाई, लैंड यूज चेंज मीन्स द कन्वर्जन ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस फॉर एंथ्रोपोजेनिक यूजेस। एंथ्रोपोजेनिक मैंने आपको पिछली वीडियोस में, हर वीडियो में बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में अगर ये वाला टर्म लिख दोगे ना, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत इसका मतलब ईजी है लेकिन वर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन याद हो जाए आपको बहुत अच्छी बात है। एंथ्रोपोजेनिक, जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड रिजल्ट इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ functioning structure and functioning of ecosystem. Since the start of human civilization, land has been increasingly used for settlements, agriculture purposes, grazing of animals, mining, urbanizations, and industrialization, which was drastically altered the land cover
द रैपिड, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली नहीं कि भैया हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नहीं बोर नहीं करूँगा मैं तुम्हें किसी कीमत पे। लैंड द रैपिड एंड लार्ज स्केल ह्यूमन इंटरवेंशन इन कन्वर्टिंग नेचुरल लैंडस्केप्स फॉर आवर, ये सब कुछ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप मार्क कर लो। द इंक्रीज्ड demand for water, waste disposal and food requirements has resulted in the land being used in an unsustainable manner। ठीक है, मतलब कि सर डिमांड है वाटर के लिए, वेस्ट डिस्पोज करने के लिए, जो डिस्पोजल्स, फूड रिक्वायरमेंट, ये सारे हमारे क्या परिणाम दे रहे हैं, सब कुछ हमको ये परिणाम दे रहे हैं, परिमाण नहीं परिणाम, कि जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। यानी सस्टेनेबल क्या होता है, ऐसी चीज़ यूज़ करना जो कि अभी हम भी यूज़ कर लें और हमारी जो पीढ़ी आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसको भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े, ठीक है, वो भी यूज़ कर सके। यू ना फ्यूचर जनरेशन, यू नहीं कि सिर्फ हमारी जो अगली जनरेशन है, नॉट नेक्स्ट जनरेशन इज फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। वो मतलब कि अभी अनसस्टेनेबल हो रहा है, नहीं बहुत गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब कि ऐसा हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, लीडिंग टू इट्स डिग्रेडेशन, जो कि क्या क्या उससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे लैंड का। द मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंज आर, जो मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है लैंड यूज़ का, वो लैंड यूज़ चेंज का वो है ये, क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रही है, पॉल्यूशन ऑफ वेरियस काइंड के पॉल्यूशन हो रहे हैं, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन भी देखा जा रहा है भैया, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन एंड वेस्ट एग्रीगेशन, ये सारे कुछ हमारी क्या है इम्पैक्ट्स हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो कि लैंड यूज चेंज की वजह से हो रहा है। अब पहला आता है हमारा लैंड डिग्रेडेशन है लैंड को डिग्रेड करना किसी चीज़ से। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी वो आएंगी इसमें खासकर, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन डिफाइंड एज डिटेरोरेट करना प्रोडक्ट लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, कैसे, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके। कौन करेगा भाई, ह्यूमन करेगा, और कोई तो है नहीं, रोबोट वगैरह तो अभी फिलहाल तो कोई बात ही नहीं बनती है। लैंड डिग्रेडेशन अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है लैंड को, लैंड डिग्रेडेशन होता है यानी लैंड को डिग्रेड करते हैं, यानी उसको तबाह कर रहे हैं, अफेक्ट करता है सॉइल की केमिस्ट्री एंड सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड अल्टर नेचुरल इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम ऑफ द इफेक्टिव एरिया। और वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट इसमें ऐसा कुछ इसमें इस लाइन में तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ के मैंने हाईलाइट किया है। इंटेंस प्रेशर ऑफ द pressure as their capacity of provide vital resources and services is rapidly decreasing. Degraded lands have reduced the capacity of supply of goods। जब भी लैंड डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे करके, तो भाई उसकी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, तो गुड सप्लाई ऑफ गुड भी कम होती जा रही है। मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन। मेजर कॉजेज़ क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, भी लैंड को डिग्रेड कर रहे हो तुम, तो उसके कुछ कॉजेज़ तो होंगे भाई, भुगतना तो पड़ेगा, आपने कुछ बेकार किया है तो आपको भुगत होता है ना, कर्मा हैशटैग कर्मा, अगर आपने एक चीज़ करी है तो भाई इसको भुगतने के लिए तैयार रहना। सॉइल इरोजन होता है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न और क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्रॉट एंड फ्लड्स, modern agricultural practices, soil pollution and increasing urbanization. Land degradation is a major challenge that needs to be addressed quickly। जो लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत मेजर चैलेंज है, जो कि हमें जल्दी से जल्द उस पर चेक करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नॉट जस्ट टू रिस्टोर द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टू अफेक्टेड एरिया बट ऑल्सो टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, यहाँ पे भी बताओ, लिख भी रहे तो यहाँ पे मतलब कि सिर्फ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो मेंटेन करने के लिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे भी मतलब पैसे दिख रहा है। ईवीएस वाले ने लिखाई गई है, मुझे नहीं लगता किसी ईवीएस वाले ने लिखाई, क्योंकि ईवीएस वाला हमेशा जो भी लिखने वाला होता है, राइटर फिर ऑथर कोई भी है, मतलब कि कंपोज़र जो भी है, तो हमेशा ईवीएस को अपने मेन पॉइंट पर रखेगा, ना कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह को लेकर आएगा बीच में, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया था वैसे।
एनीवेज सॉइल इरोजन आता है हमारा. सॉइल इरोजन इज अ लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. टॉप लेयर को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ. एच से स्टार्ट होता है, एच से खत्म होता है, बताओ अब कमेंट में बताओ. टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको ऊपर से उसका रिमूवल, उसका लॉस टॉप लेयर का सॉइल का ड्यू टू नेचुरल फिजिकल एजेंट्स लाइक विंड, विंड से, वाटर से, इवन ग्रेविटी, ग्रेविटी से भी हो सकता है. ठीक. As the topmost layer of the soil is the most fertile layer, being extremely rich in organic material and nutrients, erosion lead to the reduced productivity of the soil, which in turn result in the soil being unable to support vegetation. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसी बीइंग एक्सट्रीमली रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स. वो क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इरोजन क्या करता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है सॉइल की, और उसका परिणाम क्या होता है, सॉइल इतना कैपेबल नहीं हो पाता, इतना नहीं हो पाता है कि वो सपोर्ट कर सके, वहाँ पे जो वेजिटेशन हो रही थी उसको सपोर्ट करने में असमर्थ रहता है. ठीक है, हिंदी में बोल दिया मैंने, आपको ही नहीं बोला, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा था. यस. सॉइल इरोजन टेक्स ईयर्स टू रिस्टोर नेचुरली. सॉइल इरोजन takes year to restore naturally. When soil erosion is intense, the natural soil profile is destroyed and may never attain its original capacity. Extensive cultivation or overgrazing, deforestation expose ये सारी चीज़ें. सॉइल इरोजन की डेफिनेशन पूछेंगे यहाँ से, और इसके बाद जो पूछेंगे वो है, अब मुझे इसका मतलब बताना. ओह शिट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे मतलब. The various natural and anthropogenic human originated reasons for soil erosion are: the slope of the surface. Soil erosion is more common on hill slopes, which get aggravated with removal of natural vegetation. देखा होगा जब लैंड स्लाइड हो जाता है, लैंड स्लाइड ऊपर से क्या होता है, उसका पहाड़ है, जैसे कि पहाड़ की जो ज़मीन हट जाती है, वो कहता है इरोजन होता है. कभी देखना पहाड़ वाले बच्चों जो यूके से हैं, मतलब यूके उत्तराखंड से, शिमला, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट्स हैं, या फिर कहीं पे भी यहाँ पे माउंटेनियस एरिया से हैं, या कहीं कहीं माउंटेन पे गए तो वहाँ पे देखा आपने कि ये मतलब कि इसका कुछ पार्ट होता है इरोड लग जाता है सॉइल का, लैंड का मतलब है ना. तो यहाँ पे वही हिल स्लोप्स पे देखा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है. Soil content. Soil with higher content of sand is more prone to erosion as compared to soil with high click. नहीं, सैंड होती है वो तो उड़ती है, सीधी सी बात है. अगर आप देखो, अगर आप कहीं घर बन रहा है वहाँ पे सैंड भी रहती है, आई थिंक बारूद सी होती है, थोड़ी सी बारूद जैसी, वो उड़ती रहती है, आंखों में चली जाती है कभी कहीं, मतलब कि आंखों में जाती है, कहीं मुंह पे चिपक जाती है और कहीं नहीं. ठीक है ना. और जो जिसमें किले होती है वो चिपक, थोड़ी सी किले, थोड़ी सी उसकी डेंसिटी थोड़ी सी थिक होती है, तो वो नहीं उड़ पाता. वेल, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेचुरल फैक्टर लाइक जैसे कि हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो रही है, जिससे कि भैया सॉइल हो जाएगा, ऊपर से एक जो ऊपर वाला पार्ट है दूसरी जगह बह जाएगा, फ्लड हो जाएगा, ड्रॉट. ऑल्सो इंक्रीज सॉइल इरोजन इन affected areas. With global warming and climate change as major threats, such natural disasters are becoming more frequent, leading to soil erosion in many areas. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन से भी हमारा सॉइल इरोड होती है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कल्टीवेशन एक्स्ट्रा कर लेंगे भाई, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ना वो ख़त्म ही हो जाएगी, मतलब इतना करने के बाद है ना. एक्सेसिव इरीगेशन ऑल्सो मेजर रीज़न फॉर इरोजन. ओवर ग्रेजिंग इन ऑर्डर टू फीड कैटल, जो चराते हैं गाय बकरियों को, एंड कैटर टू meat and dairy needs of people. Large area of vegetation are exploited for grazing. Thus overgrazing exposes soils to erosion. मतलब सॉइल को कंजर्वेशन की ज़रूरत है. हैज़ सॉइल कंजर्वेशन अटेन ग्रेट इंपॉर्टेंस टूडे. द रेमेडियल मेजर्स सजेस्टेड टू अरेस्ट सॉइल इरोजन इंक्लूड. फैलाता है हमारा क्या, इरोजन कंट्रोल technologies in farming such as no tillage or low tillage, crop rotation and use of mulch cover can greatly reduce erosion of soil by water. बहुत से कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दे, जिससे कि हमारा ये सॉइल इरोजन कम हो सके.
रिफॉरेस्टेशन यानी रिफॉरेस्टेशन हो गया, रिफॉरेस्टेशन यानी एफॉरेस्टेशन ही होता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जिससे कि deforestation in areas where large scale vegetation has been removed in extremely important steps as trees natural binding agent of soil. ठीक है, एंड जो हमारी ट्रीज होती है वो एक नेचुरल एक एजेंट होता है जो कि सॉइल को पकड़ने का काम करता है. ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, सब कुछ माया है. अब मेरे को ये 4-5 करके दिखा दो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लो या फिर टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच के भेजो, एज योर विश. 5 ऊपर पूछे हैं, अभी 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर हैं, फटाफट से बताओ. और इसको एक बार स्टार्ट होने दो, उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू. डेजर्टिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, एनीवन नोज? सो डेजर्टिफिकेशन is an extreme case of land degradation which semi-dry region becomes increasingly arid. ये सब कुछ देखो, ये मत पढ़ो, थोड़ा हार्ड है. आई नो, मैं आपको जो एक बहुत इजी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जिसको कि आप करोगे और कहोगे थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, ऐसे कर दोगे एकदम. आपने इतना बता दिया हमको, मुझे तो नहीं लगता था कि मैं याद कर पाऊँगा इस डेजर्टिफिकेशन को, लेकिन हाँ मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो मैं बोलता हूँ, लिखना. Desertification is the degradation process. लिख लिया? आई होप लिख ही लिया होगा. Desertification is the degradation process by which a fertile land changes itself into desert by losing its flora and fauna. कोई भी अगर एक फर्टाइल लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपनी फर्टिलिटी खोकर वो एक बंजर जगह, बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएगा. तब्दील होता है, तब्दील चेंज हो जाएगा यानी खुद से ही, तो उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. और उसके जो भैया डेजर्टिफिकेशन होगा तो वहाँ पे जो मतलब कि अगर आप कोई एक चीज़ बताऊँगा, आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे रह पाओगे? जी बिल्कुल नहीं रह पाओगे. तो अब इसके कुछ कॉजेज़ और इम्पैक्ट हैं, वो यहाँ पे देखो, इधर से बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, इसमें से कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ, वो सबको ही बताएगा. ठीक है, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं? ओवर ग्रेजिंग, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, तीसरा है हमारा फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फोर्थ हमारा अर्बनाइजेशन एंड टाइप ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स. नेक्स्ट वन इज़, फिफ्थ वन इज़ क्लाइमेट चेंज, एंड सिक्स वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी हमारा हो जाता है ये. ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा ये देखो स्क्रीन लैग कर गई, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, जो सिर्फ बोल रहा हूँ मैं भी. इसके अलावा जो इम्पैक्ट है, जो डेजर्टिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है, देख रहे हो कितना बड़ा हो गया. मैं क्या ही करूं. सो एवरीवन, तो अभी मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे, कॉजेज़ एक और बता देता हूँ. आई नो कि थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे को, मुझे ही पता है क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है ना, इसलिए मैंने अभी क्या क्या बता दिया आपको. डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन बता दी, डिफाइन बता दी. इसके अलावा कॉजेज़ बता दिया, मैं बताऊँगा इम्पैक्ट. कॉजेज़ वैसे बता दी एक बार, फिर भी बता दूँ एक बार. कॉजेज़ है हमारे ओवर ग्रेजिंग, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना. डेजर्टिफिकेशन के हमारे कॉजेज़ हैं ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन एंड अदर टाइप ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स. इम्पैक्ट में हमारा क्या था, फार्मिंग बिकम डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल इन दैट एरिया. ठीक है, पहले हमारा ये हो गया. दूसरा क्या हो जाता है हमारा, फ्लडिंग चांस आर मोर. थर्ड आया था हमारा क्या, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. फोर्थ आया था हमारा हंगर बिकॉज ऑफ नो फार्मिंग. फिफ्थ आया था ओवर पॉपुलेशन. सिक्स आया था हमारा पॉवर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव. जितने भी हमारे हैं पॉवर्टी हो जाएगी इन सब रीजन्स की वजह से जो भी उनमें ऊपर पड़े. अब आता हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी सीधी सी बात है भैया, अगर पेड़ों को कट क्लियर कर दिया जाएगा, उनको काट के भगा दिया जाएगा, भगा के भी काट
काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसको उस एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को, उसको बोल देंगे हम डिफॉरेस्टेशन वाला एरिया हो जाएगा वो, ठीक है. यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. सो डिफॉरेस्टेशन इज़ द clearing or permanent removal of forest areas so that it is available for other use. ऐसे मतलब कि फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर देना, परमानेंट हटा देना, जिससे कि हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकें. हो सकता है हम उसको एग्रीकल्चर फील्ड बनाने, हो सकता है कि हम वहाँ पर रहने लग जाएं, अपना घर बना के, कुछ भी हो सकता है भैया. उसके कॉजेज़ क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन पहला कॉज है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन इसका पहला कॉज हो जाएगा. दूसरा कॉज क्या था हमारा? अर्बनाइजेशन. यार अपने घर बना कर रह रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं ना, कैपिटल के लिए वहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं. हार्वेस्टिंग वुड की हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज़ एज फायर वुड और टिम्बर. इलीगल लॉगिंग, यानी जो आपने सुना है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा, फ्लावर नहीं फायर है, ऐसा कुछ है ना. सो इलीगल लॉगिंग होती है वहाँ पे, मतलब कि चंदन के पेड़ की है ना. और फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों के टाइम पे. मैंने कभी खुद देखा है, एकदम से लग गई थी आग. मतलब कि पहाड़ पे जो होते हैं ना, थोड़े से होते हैं पेड़ वेड़ होते हैं, वहाँ पे धुआं निकलता रहता है गर्मियों के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे. ओ माय गॉड कितना धुआं रहता है वहाँ पे. माइनिंग के ये भी हमारे कॉज है. इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग. इम्पैक्ट क्या होता है माइनिंग और डैम बिल्डिंग का? जो मेजर इम्पैक्ट है माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन का, वो भी ये है. डैम बिल्डिंग का भी आगे पढ़ेंगे. सो डिफॉरेस्टेशन के जो भी रीजंस हैं वो आगे बढ़ेंगे. सो जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं वो हमारा क्या? डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन. पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन का. अगर पेड़ वेड़ कम हो जाएंगे, माइनिंग करेंगे ज़्यादा, डिग्रेड करेंगे लैंड को, तो हमारी सीधी सी बात है पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा. पेड़ वेड़ ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं, लेकिन उसको ही काट देंगे भाई, हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, पॉल्यूशन हमारे लिए है ना. लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर लॉस होगा बहुत ज़्यादा. इसके अलावा जो सिल्टेशन होता है, सिल्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय डैम इंडस्ट्रीज. इट्स दैट ऑफ सिल्टेशन विच इज़ इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट. जब सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाते हैं ब्रॉड अलॉन्ग बाय रिवर एट द बॉटम ऑफ द डैम रिजर्वियर्स, मतलब कि जिससे कि बांध होते हैं ना, बांध में जो कुछ हो कंकड़ी वंकड़ी आ जाती है, फिर सिल्ट आ जाती है थोड़ी बहुत, जिससे कि जो पानी का बहाव में थोड़ा दिक्कत आती है, तो वो एक सिल्टेशन का भी ये भी प्रॉब्लम रहता है. एक इम्पैक्ट आता है हमारा क्या? इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. इससे इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी लॉस का. अगर आप देखो कि एक आपका घर, जैसे कि आप एक जस्ट इमेजिन, आप सभी अपने आप को जानवर समझो, क्योंकि सब शेर हो है ना, शेर ही कहते हैं ना, आप सभी शेर हो और आप जंगल में रह रहे हो, और वहाँ से पेड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं खाने के लिए आप लोगों के लिए. तो एकदम से क्या होता है कि एक बिल्डर आता है और पेड़ सारे हटा देता है और आपका घर एकदम से तबाह कर देता है. तो भाई शेर क्या करेगा? शेर भी तो वही उस जगह से भागेगा, दूसरी जगह जाएगा अपनी जान बचाने के लिए. भाई बेशक आज शेर है, लेकिन जान का डर तो भी उसको भी रहता है. माई लाइफ माई रूल, उसकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो भाई उसको भी अपनी लाइफ की थोड़ी पड़ी है, तो वो भागेगा नहीं भागेगा. उस जगह से जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे जितनी भी शेर होंगे, तुम लोग होगे, वहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला हो. तो समझे ऐसे कुमार हो सकता है. इसके अलावा क्या आता है? माइंस ऑल्सो इम्पैक्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ड्यू टू clearing of vegetations as well as any aquatic ecosystem are in वेनिसिटी मीन्स होता है आसपास की जो भी हमारे माइंस ड्यू टू पोल्यूशन, जी कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम वो भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जो हमारा माइंस के आसपास वाला एरिया वो स्पेशली है ना. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल इंडिजिनस बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो कि अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो लिख देना भाई. अगर ये बताओ, अगर आपका घर, जस्ट इमेजिन आपका घर एक रिवर के पास है जहाँ पे एक डैम बनने वाला है, तो ये सीधी सी बात है गवर्नमेंट आपके घर को उखाड़ देगी, क्योंकि वहाँ पे उनको डैम बनाना है, ठीक है. मतलब कि नॉट गवर्नमेंट, जो कि कुछ लोग होते हैं वो, कि खैर मैं क्या ही बताऊँ, बस समझ लो कि कोई XYZ रह रहा है, ट्राइबल ग्रुप रह रहा है रिवर के पास, लेकिन पूरे ट्राइबल ग्रुप को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर डैम बनेगा. इधर नहीं बना सकते, लेकिन इधर ही बनाएंगे, इधर साइड, ना जाने क्या है. इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, सोशल इश्यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता दिया मैंने. इंडिजीनियस का मतलब लोकल पीपल रहते हैं वहाँ के, ठीक है. स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड
रिसोर्सेज। पहले एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जो दोबारा से जो डिफॉरेस्टेशन किया उसको उसका उल्टा, यानी एफॉरेस्टेशन है, उन पर दोबारा पेड़ पौधे ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट तरीके से होना चाहिए, मैनेज फॉरेस्ट को मैनेज सही तरीके से करना चाहिए, फार्मिंग मेथड होना चाहिए तरीके का। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। वाटर नहीं कि यूज़ चले जा, मतलब कि उसको गंदा कर रहे हैं लोग इरिगेशन के थ्रू। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कहीं पे भी डाल रहे हैं डंप करने के लिए, डंप की जगह मतलब होता है ना, प्रॉपर नहीं कर पा रहे, कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसा करने का। सो भाई इसी के साथ हमारे वैसे तो सिलेबस ख़त्म हो जा, सिलेबस नहीं ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे ईवीएस के। अब इसके बाद मैं फटाफट से कोशिश करूँगा जल्दी ईवीएस करा दूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देखो, और हो सके तो खुद पढ़ने की कोशिश करो। मैं समझा रहा हूँ ऊपर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद पढ़ोगे जब भी आपको जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो खुद आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रह जाएंगे। अगर मैं ऐसे पढ़ाता जाऊँगा आप तो बस हाँ कुरकुरे लाओ, कोई चिप्स लाओ, कोई भूख लगी है, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को रोको और पढ़ो उसको आराम से। और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, जस्ट मेरे को कमेंट कर दो भैया इसका लाइन का मतलब बता दो, मैं आपको बता दूँ, कमेंट में बता दूँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो हमने ऊपर 10 क्वेश्चन देख लिए, 10 के आगे जो 4 क्वेश्चन और इनको मेरे को फटाफट से कमेंट में करके बताओ फटाफट से। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।